इस तरीके से लिखोगे एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उसको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो y का मान, x का मान और यहाँ पर संख्या, मतलब कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ विजुअल की गई है, ठीक है ना। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और आज की ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देखेगा ना, वो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं उसको ये तरीका पता चल जाएगा। और भाई साहब वो बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, ये मैथ में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में पता होना ही चाहिए, और मैथ में कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में केवल मैथ की कॉपी लिखकर नहीं बताने वाले, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जिनको अगर लास्ट टाइम अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स बना करके तैयार कर लेते हो तो मेरी पूरी गारंटी है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और केवल 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा ना, विद कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और आपको बताऊंगा कॉपी पर कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहां अगर आप देखेंगे, आप सभी को पता होगा कि 2 अंकों से बनने वाली कोई एक संख्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, और एक इस तरीके का भी प्रश्न आ जाता है। हाँ, ये दोनों प्रश्न मैंने सिमिलर ले रखे हैं, एक मैं कराऊंगा एक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मैं कराऊंगा एक आपको करवाऊंगा। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न लिया है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है भाई साहब कि सभी खंड हल कीजिए, यानी कि जितने भी खंड दिए रखे हैं उनको हल कीजिएगा। और यहाँ पर देखो पहला खंड आपका कुछ नहीं, सिंपल से कह रहा है, अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देख लो आप लोग, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैंने एक और ले रखा है, कुछ इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि बिंदु, यानी कि यदि 3 बिंदु दिए गए हैं तो बताइए कि n का मान क्या होगा। ये n का मान कब क्या होगा, जब ये तीनों ही बिंदु संरेख हों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहला क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखें जिससे कि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, और बड़ी ही साफ सुथरी तरीके से आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे आंसर, चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, ठीक है ना। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पेन लेकर के जाने, कितने पेन लेकर के जाने, 2 पेन, ठीक है ना। कौन कौन से पेन लेकर के, देखिए सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न है, मान लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 डाल रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 1, इस तरीके से लिख देंगे प्रश्न संख्या नंबर 1। और इसके बाद में आप इस तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन कर लेना आप स्केल से कर लेना चाहें तो आप लोग, या तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कर दोगे और इसके बाद में इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे। इस तरीके से लिख देने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर है उसको लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना। अब जैसे कि आपका आंसर नंबर फर्स्ट ये वाला है, इसको समझ लेना अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से समझाऊंगा, आंसर लिखने का तरीका मैं कॉपी में समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि 66 है। और देखो दूसरा समीकरण हमसे कह रहा है, यानी कि दूसरी शर्त हमसे यह कह रही है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये वाले प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे नॉर्मल कोई अगर आपके पास समीकरण आ जाती है, कोई भी एक समीकरण हो जाती है, जैसे कि 2x + y 3 = 0, तो आप क्या कहते हो कि y का गुणांक क्या है, यहाँ पर y का गुणांक 1 होगा, ठीक है ना। x का गुणांक 2 होगा, यहाँ पर y का गुणांक 1 होगा, x का गुणांक 2 होगा। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ समझेंगे ना, यहाँ पर 2 अंकों से बनी एक संख्या, यानी बेटा समझने की कोशिश करना, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों, समझना 2 अंकों, अगर कोई संख्या 2 अंकों से मिलकर बनती है, कोई भी संख्या अगर वो 2 अंकों से मिलती है तो समझना उसमें एक तो आपका दाही का अंक होगा, एक तो आपका दाही का अंक होगा, ठीक है ना, एक आपका दाही का अंक होगा, और एक आपकी होगी इकाई, ठीक है ना। एक होगी इकाई और एक होगी दाही। और समझने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई कोई दाही का अंक बताइए, कोई दाही का अंक बताइए, तो जैसे मैंने मान लिया कि दाही का अंक आपका ये दे रखा है 40,
40 दे रखा है, मान लेते 40 दे रखा है 40। तो अगर मैं 40 को अलग करता हूं तो ये निकलेगा 10 इंटू 40, 10 इंटू 4। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब दाही का अंक इसमें से कौन सा, तो आप कहेंगे 4 है, क्योंकि यहां पर मैंने आपसे कहा कि x का गुणांक कौन सा है, आपने कहा 2। सेम उसी तरीके से आप यहां कहेंगे दाही का अंक कौन सा, तो हो जाएगा 4। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इकाई का अंक ले लूं तो 5 इंटू 1, क्योंकि इकाई यहां पर 1 है, दाही यहां पर 10 है, तो दाही का अंक क्या है यहां पर 5। सेम उसी तरीके से मैंने इसको उदाहरण देकर समझाया है। तो अब मैं यहां पर कैसे हल करूंगा, तो मैं यहां पर क्या मान लूंगा, कोई दो अंकों से बनी संख्या का दाही का अंक मैं y मान लूंगा और इकाई का अंक मैं x मान लूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है यहां पर समझिएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका था कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे, मानेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या माना था उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको प्रश्न में वो समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आप लोग माना, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग डालेंगे हल, प्रश्न का हल डाल लेंगे। जब आप प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे तो प्रश्न का आप लोग हल डाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न का हल डाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हल शुरू कर दिया इसका। देखो हल शुरू करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना, माना, माना किसी संख्या का, किसी संख्या का दाही का अंक, दाही का अंक y है, दाही का अंक y है, ठीक है ना। इतना लिख देंगे। इसके बाद आप यहां लिखेंगे दाही का अंक y है तथा इकाई का अंक x है, ऐसा आपने लिख दिया। सबसे पहले आप लोग हल करके लिखोगे, माना किसी संख्या का इकाई का अंक, सॉरी दाही का अंक y है और इकाई का अंक x है। इतना लिख देने के बाद में आप लोगों का जो शुरुआत का माना होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में तब अगर हम लोगों ने कोई संख्या मान ली कि भाई साहब उसकी संख्या का इकाई का अंक या दाही का अंक जो भी है वो मान लिया, इसके बाद में लिखोगे तब मूल संख्या, यानी जो हमारी मूल संख्या होगी वो क्या बनेगी भाई साहब, वो हमारी यहाँ से बनेगी सबसे पहले दाही, और दाही का अंक कौन सा इसमें y, तो यहाँ पर लगा देंगे y, प्लस लगा देंगे। इसके बाद देखो इकाई, इकाई का मतलब 1, और इसमें आपका जो अंक वो है x। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या 1 ही होती है, यानी कि जो भी होता है वो वही रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी आपका 10y प्लस का x। तो ये जो हमारी एक मूल संख्या है आपको ऐसा लिखा रहने देना। सेम उसी तरीके से आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, 1 भी इसको समीकरण मान सकते हैं। अब इतना रहने दीजिए। इसके बाद प्रश्न कह रहा था अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो इस बार जो ये अंक है ना इसको मैं पलट दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अंकों को पलटने पर लिखेंगे यहाँ पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो जब अंकों को पलटने पर बनी संख्या तो वो क्या बनेगी, 10x बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने अंकों को पलट दिया है। तो जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं इतनी ही बने रहेगी, ठीक है ना। ये बन गई आपको अंकों को पलटने पर बनी संख्या। इसको आपको एज इट इज रहने देना, ठीक है ना। अब देखिए समझने का प्रयास करना। फिर हमसे प्रश्न क्या कह रहा था, समझने का कोशिश करना। यहाँ पर हमसे प्रश्न कह रहा था कि भाई साहब जब अंकों को पलट देंगे और जो मूल संख्या होगी उन दोनों का योग हमको 66 दे रखा था। अब देखो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। इस बार ब्लैक पेन का यूज करेंगे। आप लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1 लिख देंगे। और यहाँ पर शर्त नंबर 1 हमारी ये कह रही थी कि इन दोनों का योग, बेटा इन दोनों का योग कितना है, 66। तो आप लिख देंगे 10y प्लस का x प्लस 10y, सॉरी ये 10x है आपका, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, ठीक है ना। ये 66 है। अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारा y है, ये हमारा y जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11y, ठीक है ना। ये x है, ये x है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, बराबर का 66 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। अब देखो समझने की कोशिश करना। अब भाई यहाँ पर अगर आप लोग 11 कॉमन ले गो तो ले लो, यहाँ 11 कॉमन ले लो या 11 कॉमन ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो मतलब कि यहाँ से कट जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। एक समीकरण हमको यहाँ से मिल गई। तो इस समीकरण को आपको ब्रैकेट में इस तरीके से बंद करके लिख देना, ठीक है ना। इसको आप लोग कोई भी समीकरण मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारा एक पूरा पेज भर चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइन खाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई साहब, मैं यहाँ से दूसरी शर्त अब बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। दूसरी शर्त हमसे कह रही थी कि भाई साहब यदि संख्या के अंकों को अंतर, यानी जो संख्या है
उसके अंकों का अंतर 2 है, जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 2 है। अब देखो समझने का प्रयास करना, यहाँ पर जो हम लोगों ने संख्या मानी थी इसके अंक क्या थे, एक तो y था और एक x था, ठीक है ना। तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर हम लोगों को कितना दे रखा है भाई, इन दोनों का अंतर 2 दे रखा है। तो और समझना यहाँ पर हम लोग किसको किससे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो संख्या बड़ी है, दाही की संख्या कौन सी है, y, तो y से हम लोग x को माइनस करेंगे, ठीक है ना। समझने की अच्छे से कोशिश करना। यहाँ पर आप लोग शर्त नंबर 2 बना लो, प्रश्नानुसार आप लोग लिख लेना ऐसे, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 2, ठीक है ना, शर्त नंबर 2 ऐसे आप लोग लिख लेना बना करके अच्छे से एकदम। और इसके बाद को आपको क्या करना है, जो आपकी शर्त है उसको लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर था अंकों का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी थी, दाई की संख्या y थी और छोटी संख्या इकाई की संख्या x थी, इसको मैंने माइनस कर दिया और ये निकल के आ रहा आपका 2। यहाँ से ये हमारी समीकरण दूसरी बन गई, ये जो बनी हमारी समीकरण ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई, ठीक है ना। अब देखो सिंपल से हम लोगों को 2 समीकरणें प्राप्त हो गई, हम लोगों को 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। तो भाई होने वाला क्या है कि भाई साहब अगर हमको 2 कोई रैखिक समीकरणें मिल गई हैं तो उन 2 रैखिक समीकरणों को हम लोग 3 विधियों से हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि बहुत ही आसान होती है, विलोपन विधि, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा विलोपन विधि का। देखो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों की विलोपन विधि क्या है, x प्लस का y बराबर में 6 और ये दे रखी x, ये आपका दे रखा y माइनस का x इज इक्वल टू 66, यानी y माइनस का x इज इक्वल टू 2। तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पलट दे रहा हूँ। जब हम लोग इसको पलटेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एज इट इज रहने वाला है। इसको हम पलट देंगे यानी इसको इधर ले आएंगे, इसको पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 2। और विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट ये होता है भाई साहब, कोई भी एक पक्ष को हम लोग काट देते हैं और काटने की 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए दूसरा माइनस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है एक दोनों की तरफ जो गुणांक हैं वो आपके समान होने चाहिए, यानी कि x का गुणांक समान होना चाहिए और दोनों के जो गुणांक है वो समान होने चाहिए। तो भाई साहब यहाँ देखो कि गुणांक समान है तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। तो y का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 8, y का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़, समझ नहीं, y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा क्योंकि 2 चाकू 8, तो y का मान 4 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। तो भाई यहाँ से हम लोग अब जो सेकंड पेज पर करने वाले हैं वो समझना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण, जो हम लोगों ने दोनों समीकरणें बनाई थी समीकरण 1 व 2 से, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 आपकी निकली थी भाई साहब, अगर आपको नहीं याद है तो जान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 निकली थी, ठीक है ना, समझ लेना। और दूसरी समीकरण हम जो निकाली थी वो निकली थी y माइनस का x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये दोनों समीकरणें प्राप्त हो गई। आप लोग इसको विलोपन विधि से हल करोगे ना, तो जब विलोपन विधि से हल करोगे तो इन दोनों समीकरणों को, इस वाली समीकरण को आपको पलटना पड़ेगा, ठीक है ना। जब इधर से इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 2 और ये आपकी हो जाएगी x प्लस का y इज इक्वल टू 6 एज इट इज रहेगी। ये वाली बदल जाएगी, ये वाली ऐसी हो जाएगी, यानी कि इसके अंकों को हमने पलट दिया, ठीक है ना। इसको हम लोग इससे काट देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ से 2 एकम 2, 2 चाकू 8, तो यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। इस y बराबर 4 को आपको यहाँ पर लिख देना ऐसे करके, y इज इक्वल टू 4 और इसको ब्रैकेट में आपको बंद कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग नई लाइन से लिखेंगे कि y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान रखने पर आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। आप इस वाली समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ से आप लोग को रखिएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 6। अब देखो y का मान 4 है तो रख दीजिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से x का मान आपका निकल के आ जाएगा 6 माइनस का 4 यानी कि 2, x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 2। तो बड़े ही आसानी से आप लोगों ने यहाँ से x का मान 2 निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि हमारी जो मूल संख्या थी वो अभी आंसर नहीं आया, देखो हमारे x और y के मान ज्ञात हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि मूल संख्या हम लोगों ने क्या निकाली थी, हम लोगों ने मूल संख्या निकाली थी, क्योंकि दाही का अंक हम लोगों ने y माना था तो इसमें हम लोग दाही का अंक y लगा देंगे। इकाई का अंक हम लोगों ने x माना था तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने एक मूल संख्या मानी थी। अब यहाँ पर हम लोग y का मान चिपका देंगे और x का मान पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 इंटू y का मान हम लोगों ने 4 निकाला प्लस x का मान हम लोगों ने 2 निकाला। तो यहाँ से आप लोग इसको हल करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 40 प्लस 2 यानी कि 42। तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग ये वाला आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि संख्या जो होगी हमारी वो हमारी होगी फाइनली 42।
इस तरीके से लिख करके और इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना इससे, और ये आपका यहाँ पर आंसर ऐसे करके लिख देना आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर करके आना है मैथ का। किसी भी आंसर को आपको इसी तरीके से हल करना है, और यही तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी आंसर को लिखने का, ठीक है ना। इस तरीके से लिखोगे एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उसको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो y का मान, x का मान और यहाँ पर संख्या, मतलब कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ विजुअल की गई है, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे ज़्यादा समय नहीं लगा, अच्छे से मैंने यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेशन भी कर ली, और यहाँ पर आपको पेजेस की अच्छे से ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको काट पीट नहीं करनी है। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो क्या था, ठीक है ना, यहाँ समझने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का था कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, और ये वाला क्वेश्चन आप घर से प्रयास करने का, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करके पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको घर से प्रयास करना है अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझना कि सभी खंड हल कीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सभी खंड हल कीजिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपके इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं कि सभी खंड हल कीजिए। एक प्रश्न आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं, और ये पूरा एक क्वेश्चन 6 नंबर का बन के आता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग हल करके बताएंगे कि आपको इसको कैसे हल करना है। तो देखो सबसे पहले ये तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ डाल दूंगा प्रश्न संख्या नंबर तीसरी, ठीक है ना। आपकी जो भी प्रश्न है आप वो डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर तीसरा। इस तरीके से करने के बाद आपको इस तरीके से कर देना है, और आपको यहाँ पर देखो हाथ से, यहाँ पर पटरी से मैंने खींच रहा हूँ, नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पटरी से नहीं खींचा स्केल वगैरह से, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से स्केल वगैरह से खींच करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा था यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के दोनों मान यानी कि दोनों मूल हैं, समझने की कोशिश करना। ये जो दो द्विघात समीकरण हमको दे रखा है, इसके दोनों ही जो मूल है ना वो समान हैं। कैसे हैं? समान हैं और वास्तविक हैं। और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना कि भाई अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, कोई भी द्विघात समीकरण है ax² + bx + y, ax² + bx + c = 0, ये आपका कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यदि इसका विभक्त कर यानी कि इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं भाई? समान हैं। यदि इसके मूल समान हैं तो कंडीशन क्या लगने वाली आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं बता रहा हूं, इसको समझना। यदि इसके मूल समान है अर्थात इसके x और y जो 2 मान निकल के आएंगे वो दोनों ही समान है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बनेगी? जो इसका विभक्त कर होता है, विभक्त कर। अब ये विभक्त कर क्या है? तो देखो विभक्त कर होता है आपका d, और d का जो मान होता है b² - 4ac। ये d जो होता है 0 के बराबर में होता है। कब? जब मूल समान होते हैं तो 0 के ये बराबर में होता है, अर्थात यहाँ से समझना b² - 4ac 0 के बराबर में होता है। तो भाई साहब यहाँ पर इसका मतलब है कि b² - 4ac 0 के बराबर में होगा, तब हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे करना है, इस सारा का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा करना कैसे एग्जाम में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है? 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। ये हमको क्या दे रखी है? एक द्विघात समीकरण दे रखी है। क्या है? एक द्विघात समीकरण। आप लोग लिख देंगे ऐसे, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण हमको दे रखी है, और हमसे प्रश्न में कह रहा है इसके मूल समान है, जिसके मूल समान है, जिसके मूल समान है। तो आप लोग इतना लिख देने के बाद आप यहां लिखेंगे अर्थात विभक्त कर d = 0 है। और देखो मैंने आपसे बताया था भाई कि जो यहाँ पर विभक्त कर होता है उसका मान होता है b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर में होगा, ठीक है ना। और देखो b² - 4ac का जो हम लोग मान है वो कहाँ से निकालेंगे? b का मान और a का मान और c का मान हम लोग इस समीकरण से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस समीकरण को मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इस समीकरण को 1 मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे, ठीक है ना। a का मान अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, x² का गुणांक 2, और यहाँ से x का गुणांक k,
और यहाँ से सी का गुणांक तो आपको गुणांक तो है ही नहीं, अचर पद है जो कि 3 है हमारा। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ से सिंपल से अब यहाँ पर क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 कर देंगे, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो इधर साइड। और d का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी बराबर में 0। अब b का मान रख दीजिए तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाइए 4a का मान 2 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा और बराबर में 0। इसको करेंगे तो k स्क्वायर आपका हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसको करेंगे तो भाई साहब ये निकलेगा आपका यहाँ से 4 दुना के 8 और 8 त्रिक 24। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 4 दुना के 8, 8 त्रिक 24, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 4 दुना के 8 त्रिक 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब ये 24 उधर साइड चला जाएगा तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 24, ठीक है ना। तो जो k स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ से जो k का मान निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस √24। तो भाई साहब ये होगा आपका राइट आंसर, ये होगा आपका राइट आंसर। इसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके आंसर, ठीक है ना। k का मान प्लस माइनस √224 होगा। और इसी को और अच्छे से लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दोगे अतः k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। इस अंडर रूट को आपको सॉल्व करना है आपको अपनी कॉपी पर, ठीक है ना। अब इतना क्वेश्चन लिख दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमको एक द्विघात समीकरण दे रखा था और हमसे कह रहा था जो इसके मूल हैं वो क्या है, समान है। जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो उसका विविक्त कर 0 के बराबर में होता है। और अगर मैं विविक्त कर की बात करूँ तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हमको बी ए सी के मान निकालने हैं, यानी ए बी सी के मान निकालने हैं, जो कि हम इस समीकरण के द्वारा निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग इस समीकरण के द्वारा ए बी सी के मान निकाल लेंगे तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस का 4ac में रख देंगे जो कि 0 के बराबर में है। वहां से हम लोगों को के का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ले रखा है ये वाला, इसको समझना। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर दूसरा खा नंबर है कि इसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। यहाँ पर आपसे भिन्न कह दिया गया है लेकिन मूल क्या है, वास्तविक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर ट्राई करना, क्योंकि इसमें दे दिया गया वास्तविक और भिन्न है, तो बड़े ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से घर पे लगाने हैं, ट्राई करना है, क्योंकि अब आपको घर पे प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है ना। अब घर पे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इन सारे प्रश्नों की, क्योंकि अगर सारे प्रश्न हम ही लगवा देंगे तो आप घर पे प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक और ले रखा है, एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसको समझने का कोशिश करना। यदि बिंदु 5,1 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2, माइनस का 3 तथा 8,2n संरेखी हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर आपको यहीं पर लगा करके बता दूंगा और आपको यहीं पर समझ लेना, ठीक है ना। अच्छे से बताऊंगा फिलहाल के लिए। देखो कॉन्सेप्ट इस प्रश्न का भी समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भाई आपको क्या होता है कि अगर कोई 3 बिंदु दे दिए गए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। यदि ये तीनों ही बिंदु एक रेखा में हैं, यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, संरेखी होंगे। और मान के चलते जैसे कि इसके निर्देशांक आपके x1 y1 हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 हैं और इसके निर्देशांक x3 y3 हैं। तो कंडीशन क्या बनती है संरेखी की, कि भाई साहब अगर कोई 3 बिंदु हैं, अगर वो संरेखी दे रखे हैं तो भैया उन लोगों का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर में होगा। ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों ही संरेखी हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही संरेखी हैं। तो उस कंडीशन में जो इनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर में होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर भैया ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूला पता है तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका फार्मूला बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है भाई साहब, यहाँ समझने की कोशिश करना, x ब्रैकेट में y माइनस का y, इसको भी हम बनाएंगे प्लस x y माइनस का y प्लस x y माइनस का y। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा दीजिए 1, यहाँ लगा दीजिए 2 और यहाँ लगा दीजिए 3। इसके बाद फिर से एक के यहाँ पर देखिए x का मान 1 आ गया और फिर से x का मान यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। और देखो साइकिल चलती है कुछ इस तरीके से 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर 2 आ चुका, अब यहाँ पर आपका 3 आएगा, 3 के बाद 1 आता तो 1 आएगा। अब देखिए x का मान 3 आ चुका है तो फिर यहाँ पर 1 आएगा तो 1 रख दीजिए, अब यहाँ पर 2 आएगा तो 2 रख दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया।
अब देखो अगर कोई तीन बिंदु संरेखी हैं, अगर कोई तीन बिंदु संरेखी दे रखे हैं तो इस त्रिभुज आपका बना, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इस 0 के बराबर में हो जाएगा। कब? जब तीन बिंदु संरेखी दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन में पहले लिखेंगे हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन बिंदु संरेखी है, तो हम लोग यही चीज लिखेंगे, बिंदु 5, -1 -2, -3 8, माइनस का नहीं है, केवल 2n है, संरेखीय हैं, ठीक है ना। इतना लिख दोगे तो भाई साहब यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये तीनों ही बिंदु संरेखी हैं तो आप लोग जानते हो चूंकि यदि बिंदु संरेखी हैं तो आप यहाँ से कह दोगे, अतः अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो यहाँ पर लिखोगे अतः एरिया त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 0, अतः त्रिभुज एरिया ए बी सी का इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला बता रखा था, आप सिंपल से यहाँ पर इस पूरे फार्मूले को लिख देंगे ऐसे करके, एक्स वाई माइनस का y1 प्लस एक्स वाई माइनस का y1 प्लस एक्स वाई माइनस का y1 बराबर में 0, क्योंकि आपको पता था भाई कि ये जो त्रिभुज का जो फार्मूला है इसका अगर मान, यानी कि अगर कोई तीन बिंदु संरेखी हैं तो जो त्रिभुज होता है वो 0 के बराबर में होता है, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 0 के बराबर में होता है। देखिए भाई साहब अब सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको बना ले रहा हूँ फार्मूले को, 1 2 3 2, यहाँ पर देखिए 2 3 3 1, 3 के बाद क्या आ जाता है आपका, 3 के बाद आ जाता है 1, इसके बाद 2। तो देखो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बन चुका है। अब देखो फार्मूले में आपको केवल और केवल मान रखने हैं जो कि यहाँ पर हमको दे रखे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। और करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको कुछ मान मिलेगा, n के बराबर में कुछ भी कोई भी वैल्यू मिलेगी उसको 0 के बराबर में कर दो, हो सकेगा 0 माइनस में मिलेगी, तो जब ये यहाँ पर माइनस में होगी उधर साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोगों को n का जो मान मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख लेना n का मान आप लोगों को मिलेगा 19/14, ठीक है ना। 19/14 हमको मान मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताना आपका इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करेंगे, n के बराबर में कोई यहाँ पर प्लस माइनस में संख्या दे रखी होगी, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो इतना क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको डेली बेसिस पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।